ये वही टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके हर एक 11 के बच्चे को ये लगता था जेई मेंस क्या एडवांस भी फोड़ देंगे। तो आज का टॉपिक जो होगा दैट विल बी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट यूजेस ऑफ डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ पावर। तो 11 12th वालों क्या हाल। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो होगा यूट्यूब का और टॉपिक टू बी रिवाइज्ड है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो चलो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें देखनी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले वी विल बी कवरिंग व्हाट यूनिट्स आर, उसके बाद फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, उसके बाद डायमेंशंस क्या होते हैं और उसके बाद यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ये सारी चीजें आज की वीडियो में रिवाइज होंगी। तो अब हम जान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम में। तो सबसे पहला जो यूनिट सिस्टम होगा दैट वी गोना रिवाइज सीजीएस, जो सेकंड होगा दैट विल बी एमकेएस और जो थर्ड होगा दैट विल बी एफपीएस। तो सीजीएस में क्या होता है, हम जो लेंथ होती है लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, उसके बाद जो भी मास होगा मास को हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो टाइम होगा टाइम विल बी कैलकुलेटेड इन सेकेंड्स। देन आफ्टर एमकेएस, एमकेएस में जो भी लेंथ मेजर होगी लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर। उसके बाद जो भी मास होगा मास को हम यूनिट देंगे किलोग्राम या मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। उसके बाद जो टाइम होगा टाइम को मेजर किया जाएगा, वही एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, मतलब जो लेंथ होगी लेंथ विल बी मेजर्ड इन फुट। उसके बाद जो मास होगा मास विल बी मेजर्ड इन पाउंड्स और उसके बाद जो भी टाइम होगा टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो अलग अलग यूनिट सिस्टम है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। लेकिन एक चीज है, अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन अगर सीजीएस में ले रहा हूं तो मेरे सारे यूनिट्स उसी में चाहिए। लेट्स से अगर मुझे लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है और कैलकुलेशन में मास भी आ रहा है, तो लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो तो मास किसी भी और यूनिट में हो, मुझे मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन करते वक्त हर एक चीज को सेम यूनिट में रखना होता है। मतलब इफ इट इज मास इन केजी then length must be in meter। अगर मास ग्राम में हो तो लेंथ जो होगा that must be in सेंटीमीटर। एक यूनिट सिस्टम में अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरे सारे जो क्वांटिटीज है वो उसी यूनिट सिस्टम के चाहिए। तो चलो अब फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ लेते हैं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहली क्वांटिटी दैट इज लेंथ। उसके बाद सेकेंड क्वांटिटी विल बी मास, थर्ड क्वांटिटी विल बी टाइम, जो फोर्थ क्वांटिटी होगी दैट विल बी टेम्परेचर, जो फिफ्थ क्वांटिटी होगी दैट विल बी करंट, ये करंट इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक करंट, जो सिक्स्थ क्वांटिटी होगी दैट विल बी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और जो लास्ट क्वांटिटी होगी दैट विल बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटीज है जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी भी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेगी। इनका यूनिट्स, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड्स, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो रिस्पेक्टिव हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये क्वांटिटी मेजर करने के लिए मुझे और किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और ये उनके यूनिट्स है। सिमिलरली उसके बाद होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जो अपने मेजरमेंट के लिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं स्पीड, जो कि सबसे इजी और बेस्ट एग्जांपल होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है लेंथ कवर्ड अपॉन टाइम। मतलब स्पीड जो है ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन इज लेंथ एंड सेकंड वन इज टाइम। ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे स्पीड डिपेंड करेगा। उसके बाद अगला एग्जांपल से समझते हैं दैट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, तो फोर्स जो होगा ये मास पे तो डिपेंड करेगा। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वेयर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर से वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। मतलब यही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वही हो गया लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। मतलब टोटल एक फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी और 3
तीन अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज पे फोर्स डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड कैसे बहुत सारी और क्वांटिटीज है। अब जो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के बाद जो हमें पढ़ना होगा दैट विल बी डायमेंशंस। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायमेंशंस एक्चुअल में होते क्या है? डायमेंशंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे और किस टाइप में डिपेंड करेगी वो जान लेते हैं। देखो मीनिंग समझा देता हूं। कोई भी लेट से अगर हमने स्पीड ले लिया, राइट, तो स्पीड हमें पता है कि डिपेंड करेगा लेंथ पे और टाइम पे। तो लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करेगा ये तो पता है, लेकिन वो कैसे डिपेंड करेगा वो हमें डायमेंशंस की मदद से समझ में आता है। लेट से अभी फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो स्पीड इक्वल्स टू होता है लेंथ कवर्ड अपॉन टाइम। तो ये लेंथ के फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, वही टाइम के भी फर्स्ट ही पावर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर पे है। डिनोमिनेटर पे वो अगर टाइम है तो टाइम के वो -1 पावर पे डिपेंड करेगा। तो देखा जाए तो ये आ जाएगा, स्पीड का डायमेंशन आ जाएगा स्पीड इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम डायमेंशंस को लिखते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी वहां पे है वो है लेंथ। लेंथ पे वो सिंगल पावर पे डिपेंड करेगा या लेंथ के वो सिंगल पावर पे डिपेंड करेगा। मास पे वो नहीं डिपेंड करेगा, तो मैं मास की पावर 0 लिख सकता हूं। आपने मास की पावर 0 नहीं या मास वहां पे मेंशन भी नहीं किया तभी भी चलता है। और उसके बाद टाइम, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के फर्स्ट पावर पे डिपेंड भी कर रहा है, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम टाइम टू द पावर -1 लिखते हैं। ये हो गया डायमेंशन। इस डायमेंशन का क्या मीनिंग हुआ? कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी वो अपने फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करेगी, वो जो हमें एक्सप्रेस करवाता है दैट इज डायमेंशंस। चलो अब हम फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन सबसे पहले निकालना होगा। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो टाइम का डायमेंशन तो t1 है क्योंकि ये फंडामेंटल है, लेकिन वही वेलोसिटी का डायमेंशन मुझे निकालना होगा। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गई? लेंथ। सो वही वेलोसिटी हो गई लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन आएगा? लेंथ के फर्स्ट पावर पे वो डिपेंड करेगा, मास पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर में है, इसके वजह से t टू द पावर -1। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन यहां पे ऐड कर देते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन था? L1 t -1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t1। ये टाइम जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर पे चला जाएगा तो वो t टू द पावर -1 बन जाएगा। सो L1 t -2, ये हमें डायमेंशन मिल गया एक्सेलरेशन का। वही एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें अभी फोर्स के फॉर्मूला में पुट करना है। सो फोर्स का क्या डायमेंशन आएगा फिर? मास। सिंगल मास पे वो डिपेंड कर रहा है, मास के फर्स्ट पावर पे वो डिपेंड कर रहा है, उसके बाद वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है कुछ इस प्रकार। L t -2 मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे मास। तो सारे डायमेंशंस को एक साथ लिख दो। L1 m1 t -2, ये आ गया फोर्स का डायमेंशन। तो सिमिलरली फोर्स लेंथ, मास, टाइम तीनों पे डिपेंड कर रहा है। वो कैसे डिपेंड कर रहा है वो इनकी पावर्स बता रही है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं दैट विल बी ऑफ पावर। तो चलो अब हम पावर का डायमेंशन देख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अभी रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम ये पावर का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले टाइम तो पता है हमें, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन t1 हो जाएगा, लेकिन वर्क तो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हमें पहले वर्क का डायमेंशन निकालना होगा। तो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन तो हमने पहले निकाल लिया था, वो होगा L1 m1 t -2। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो हमें पता है L1। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो वर्क का डायमेंशन क्या आएगा? फिर कंबाइन कर दो, ये L1 और ये L1 बन जाएगा L2। अगर क्वांटिटी सेम है तो उनकी पावर ऐड होती है। L2 यहाँ पे आ जाएगा m1, यहाँ पे आ जाएगा t -2। ये आ गया डायमेंशन वर्क का। अब यही वर्क का डायमेंशन इस फॉर्मूला में ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम में वर्क कितना है? L2 m1 t -2। और सिमिलरली नीचे क्या है? टाइम, तो टाइम होगा t1। इसको भेज दो ऊपर तो ये आ जाएगा L2 m1 t
3। ये t टू द पावर 1 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये t माइनस 1 बन जाएगा। सो फाइनली पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा या डायमेंशन मिल जाएगा L2m1 t माइनस 3। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ पावर। तो अभी हम कुछ और क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज कौन कौन सी है, तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी वो क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम होगा। सिमिलरली उसके बाद और भी क्वांटिटीज है, जैसे हम देखें मोमेंटम और इंपल्स, इनका भी डायमेंशन सेम होगा। उसके बाद अनदर फ्यू क्वांटिटीज लाइक एनर्जी, वर्क और हीट, इन तीनों का डायमेंशन भी सेम ही होगा। उसके बाद प्रेशर और स्ट्रेस इन सब का भी डायमेंशन सेम ही होता है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये जो डायमेंशन हमने पढ़े, इन डायमेंशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है वो जान लेते हैं। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे दैट विल बी यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन 2 यूनिट सिस्टम, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हर एक एप्लीकेशंस को डिटेल में रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, देखते हैं एक इक्वेशन है, लेट्स से न्यूटन का एक इक्वेशन है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये हमें देखना है, और यहाँ पे अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो क्या होता है, जो भी ऐड वाली चीज है, मतलब देखो एग्जांपल है लेट्स से a इक्वल्स टू b प्लस c, तो हर एक क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। मतलब डायमेंशंस में हम उन्हीं 2 टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। ये b और c, इन दोनों का अगर डायमेंशन सेम हो देन ओनली दे कैन बी एडेड, तभी उनका एडिशन पॉसिबल है। 2 टर्म्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब उनके डायमेंशंस कैसे हो, सेम हो। अगर उनके डायमेंशन सेम नहीं हुए तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो चलो वही देख लेते हैं कि अगर डायमेंशंस के हिसाब से ये है, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन सेम चाहिए, तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं जान लेते हैं। ये होगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चाहिए, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन क्या चाहिए, सेम। अगर ये सेम हुआ तो इक्वेशन करेक्ट है। वेलोसिटी का डायमेंशन थोड़ी देर पहले ही देख लिया था हमने, वो था L1 t माइनस 1, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा L² t माइनस 2। उसके बाद u², u भी वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी इनिशियल हो फाइनल हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है। सो u² इक्वल्स टू L2 t माइनस 2, सेम डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा L1 m0 t माइनस 2। आपने m0 नहीं लिखा तभी भी चलेगा। और s का जो डायमेंशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल बी L1। तो as का डायमेंशन क्या होगा, L2, L1 ये होके L2 हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। 2 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो देयर इज नो डायमेंशन। जो भी कांस्टेंट होती है नो डायमेंशन, मतलब 1 2 3 पाई जो फिक्स नंबर्स है उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो v² का डायमेंशन तो बराबर आ गया। डायमेंशन ऑफ v² क्या है हमारे पास, L2 t माइनस 2। उसके बाद डायमेंशन ऑफ u² क्या आ गया, देखो फिर से L2 t माइनस 2, एग्जैक्टली सेम। और उसके बाद 2as का डायमेंशन, वेरस 2 को डायमेंशन नहीं है। as का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास, सेम L2 t माइनस 2। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कोई भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्टनेस हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। अब अगले एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो, जूल तो SI में है और अर्ज जो है वो CGS में है। तो जूल और अर्ज एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करेंगे वो देखते हैं। मतलब हाउ मेनी जूल्स और हाउ मेनी अर्ज इक्वल्स टू जूल, ये सारी मतलब जूल और अर्ज में जो भी कन्वर्टिंग फैक्टर है वो। लेट से मैंने बोल दिया N इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्ज। तो देखो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ अर्ज, यही n हमें निकालना है। तो चलो देख लेते हैं जूल का डायमेंशन क्या होगा। जूल का डायमेंशन होगा L2 m1 t माइनस 2, वही डायमेंशन जो एनर्जी का होगा, वही डायमेंशन जो वर्क का होगा। सिमिलरली n टाइम्स अर्ज, अरे अर्ज का भी सेम डायमेंशन होगा L2 m1 t माइनस 2। अर्ज का क्यों, क्योंकि अर्ज भी एनर्जी का ही यूनिट है। बस ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी मीटर में
मास होगा केजी में और टाइम होगा सेकेंड्स में। सिमिलरली यहाँ पे जो लेंथ होगी वो होगी सेंटीमीटर में, मास होगा ग्राम में और टाइम होगा सेकेंड्स में, क्योंकि जूल एक ऐसा यूनिट होता है और अर्ज एक सीजीएस यूनिट होता है, इस वजह से ये अलग अलग यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम के दोनों में है। तो चलो n को अगर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सो n इक्वल्स टू L2 इन मीटर डिवाइडेड बाय L2 इन सेंटीमीटर। यहां पे क्या आ जाएगा, M1 इन kg डिवाइडेड बाय M1 इन ग्राम। सिमिलरली आगे क्या आ जाएगा, सेकेंड टू द पावर -2 इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय सेकेंड टू द पावर -2 इन सेकेंड्स। देखो टाइम जो है वो हर एक क्वांटिटी में सेम ही होता है, सेकेंड टाइम का जो यूनिट होगा वो सीजीएस में भी सेकेंड होगा और एसआई में भी सेकेंड ही होगा। तो ये सेकेंड टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर -2 इजीली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये चीजों को कैंसिल करने के लिए मुझे अभी कुछ कन्वर्जन्स करनी होगी। लेट्स से मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर लेते हैं। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 10⁻², उसका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 10⁻³ या 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। तो ये n इक्वल्स टू आ जाएगा 10 टू द पावर 4 इंटू 1000 मतलब 10 टू द पावर 3। तो ये n इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिल जाएगी 10⁻7। वी गॉट द कन्वर्जन फैक्टर दैट इज 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज। तो कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्ज आ जाएगा 10⁻7। सिमिलरली आप न्यूटन और डाइन के बीच का भी कन्वर्जन फैक्टर यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों को छोड़ के एक और एप्लीकेशन है क्वांटिटीज का एक दूसरे पे डिपेंडेंस। और लास्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशन के हाँ कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो, जैसे 2, 3, 4 मतलब जो भी नंबर्स हो इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते। लॉगरिथमिक फंक्शंस के कोई डायमेंशंस नहीं होते। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी कोई डायमेंशंस नहीं है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल्स के लिए भी कोई डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशंस की मदद से हम उन्हीं इक्वेशंस को बना सकते हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशंस होगा, डिवीजन होगी और पावर वाली चीजें होगी। एडिशन सब्सट्रैक्शन के इक्वेशंस हम डायमेंशंस की मदद से नहीं बना सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग जेईई मेंस के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड।